अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका वेलकम करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर। बेटा यूँ तो आपको पता ही है, शेरो शायरी का थोड़ा कम ही शौक है, लेकिन जब भी मौका मिलता है, जब भी मन होता है, तो कहते हैं ना कि शेरो शायरी कर लेनी चाहिए। एक शेर सुनिएगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कल के भरोसे नहीं रहना है, मेहनत करनी है, आज ही करनी है। तो चलिए, मैं डॉक्टर अमर आपको इस नए लेक्चर के ऊपर लेकर चलता हूं। अपना जो इकोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर जिसको जैव विविधता और उसके संरक्षण है, तो उसका जो लेक्चर सेकंड मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये उसका लेक्चर सेकंड है। क्या है बेटा? लेक्चर सेकंड। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, लेक्चर सेकंड है, ठीक है। लेक्चर 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ये अपना लेक्चर सेकंड है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके अंदर अपन बेसिकली लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। जैव विविधता की क्षति किसके बारे में बात करेंगे बेटा? जैव विविधता, एक मिनट, जैव विविधता की क्षति के बारे में बात करेंगे। जैव विविधता की क्षति, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि बायोडायवर्सिटी का लॉस क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से अपन बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कितना शानदार, मतलब क्या है ना, विजुअल इफेक्ट अगर आपके माइंड में छप जाता है तो अधिकांश जो है उस टॉपिक की जो कहानी है वह पूरी की पूरी आपके माइंड के अंदर छप जाती है। इसीलिए मैं अपने स्लाइड्स के अंदर कोशिश करता हूं कि बढ़िया से बढ़िया रिसर्च करके आपके सामने ऐसे स्लाइड्स प्रिपेयर करके आपके सामने पेश करूं जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको टॉपिक समझ में आ जाए। तो इस तरह आपको देखो बेटा, ये एक ही जंगल का फोटो दिख रहा है। इस जंगल में इस तरफ देखो, आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर हरियाली ज्यादा है तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो है वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। हाथी भी दिख रहा है, शेर, और भी कई सारे देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो है, यहां पर विविधता ज्यादा है। यहां पर क्या देखने को मिल रही है? यहां पर आपको विविधता या जो डाइवर्सिटी है, या जो डाइवर्सिटी है वह ज्यादा देखने को मिल रही है। डाइवर्सिटी कैसी है बेटा? मोर है। लेकिन इस ही इमेज के इस तरफ जहां पर सूखा है, अकाल पड़ा हुआ है, तो यहां पर बहुत ही कम जातियां देखने को मिल रही है। यहां पर क्या है बेटा? विविधता जो है कम देखने को मिल रही है। यहां पर जो विविधता है वह कम देखने को मिल रही है। इधर की तरफ आपको डाइवर्सिटी जो है वह लेस देखने को मिल रही है। तो क्या रीजन है इसके? देखते हैं। इस इमेज का अपन ने ये बनाया। अब डाइवर्सिटी लॉस क्या है, क्या नहीं है बेटा? सबसे पहले अपन बात करते हैं एक किताब की, एक पुस्तक की, एक बुक की। इस बुक का नाम है बेटा लाल आंकड़ा पुस्तक। क्या नाम है बेटा? लाल आंकड़ा, सॉरी, इस पुस्तक का नाम है आपके लाल आंकड़ा पुस्तक। लाल आंकड़ा पुस्तक, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं बेटा रेड डेटा बुक। क्या बोलते हैं बेटा? रेड डेटा बुक। बेटा इस बुक के अंदर जो भी डेटा होता है उसको पब्लिश करने का काम करता है
IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है फुल फॉर्म बेटा इसकी, IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर इस पुस्तक, इसका फुल फॉर्म है। एक डेटा दिया बेटा 2004 के अंदर, किसने, IUCN ने, किसके अंदर, रेड डेटा बुक के अंदर। उन्होंने क्या बताया कि पिछले 500 वर्षों में, पिछले 5000 सालों में लगभग पृथ्वी से 784 जातियां विलुप्त हो गई है। पिछले 500 सालों के अंदर पूरे वर्ल्ड से लगभग आपको 784 स्पीसीज विलुप्त हो गई है। क्या कह रहा है, ध्यान से इस पॉइंट को समझना कि अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डेटा लिस्ट 2004, he said that about 784 species are extinct from the in the last 500 years, जिसमें से 338 तो है आपके कशेरुक प्राणी, 359 है अकशेरुक प्राणी और लगभग 87 पादप है। टोटल 784 स्पीसीज जो है वह एक्सटिंक्ट हो गई है, आउट ऑफ विच 338 स्पीसीज आर वर्टिब्रेट्स, 359 are of invertebrates and 87 plant species are disappear from the earth in last 500 years। आप इस डेटा को थोड़ा सा गौर करिए कि हर साल लगभग 2 या 1 से ज्यादा, औसत एवरेज के रूप में बात करें, एक न एक स्पीसीज इस अर्थ से लुप्त हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है, एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि पृथ्वी से धीरे धीरे जो जातीय विविधता है वह क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है बेटा। अब इस जैव विविधता का ह्रास हुआ है, इसके कारण कई सारे ऐसे जो प्राणी हैं वह इस, या प्राणी है या पादप है, वह इस पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। केवल अपने पास उनके फोटोज पड़े हैं, अपन उन फोटो को देखकर ही कह सकते हैं कि हां ऐसा था। जैसे बेटा आप लोगों को पता हो डायनासोर आजकल सिर्फ फोटो के अंदर या टीवी के अंदर या पिक्चर के फॉर्म के अंदर अपन को देखने को मिलता है। इसी तरह कई प्रकार के ऐसे स्पीसीज है जो पृथ्वी से पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। जैसे एक डोडो नाम का बर्ड है, वह नहीं है। जैसे क्वागा नाम का एक जेब्रा की तरह दिखने वाला एनिमल था, वह अभी देखने को नहीं मिलता, टोटली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। जैसे थाइलासीन एक प्रकार का एनिमल था। जैसे स्टेलर सी काउ, एक स्टेलर सी काउ नाम का कह सकते हैं एक फिश टाइप का एक एनिमल था, और एक था बाली टाइगर। ये सब बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। और देखना बेटा, अगर करंट समय में बात करें, बिल्कुल करंट सिनेरियो के अंदर बात करें, तो पृथ्वी से कौन कौन सी स्पीसीज लुप्त हो गई है और कहां से लुप्त हो गई है। बेटा सबसे फेमस जो है, सबसे फेमस अगर अपन बात करें, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं स्लाइड, सबसे फेमस बात करें, डोडो नाम का एक एनिमल था, वह मॉरिशस से विलुप्त हो गया। कहां से विलुप्त हो गया बेटा, मॉरिशस से डोडो नाम का जो एनिमल है वह विलुप्त हो गया। पूछ सकते हैं डोडो कहां से विलुप्त हुआ, कहां का था, पृथ्वी से विलुप्त हो गया, कहां का था, मॉरिशस का था। क्वागा नाम का एनिमल था, वह विलुप्त हो गया अफ्रीका से। क्वागा कहां से विलुप्त हो गया, पृथ्वी से, कहां का था, अफ्रीका का। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक थाइलासीन नाम का एनिमल था, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से यह विलुप्त हो गया। और रूस के अंदर एक स्टेलर सी काउ थी, वह विलुप्त हो गई। और बाघ की, टाइगर की 3 सब स्पीसीज है, एक का नाम है बाली, एक का नाम है जावन और एक का नाम है कैस्पियन। ये तीनों की तीनों पूरे पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है।
क्लियर बात बेटा? ये अपने कुछ एनसीईआरटी के अंदर डेटा दे रखे हैं और इन डेटा को अपन को अच्छे ढंग से लर्न करना है, ठीक है ना? याद करोगे, एक दो बार देखोगे तो बेटा आराम से याद हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 27 स्पीसीज डिसअपियर इन द लास्ट 20 ईयर्स। देखो बेटा क्या कह रहा हूं बेटा, टोटल स्पीसीज जो है वह आपके लुप्त हो गई थी। एक मिनट, टोटल जो स्पीसीज है वह लगभग 784 थी। 784, क्या कह रहा हूं, 784 स्पीसीज जो है इन लास्ट 500 ईयर्स, जिसमें से 27 स्पीसीज, सॉरी, लगभग 27 स्पीसीज जो है वह लास्ट 20 साल के अंदर ही खत्म हो चुकी है। पिछले 20 वर्षों में लगभग 27 जातियां विलुप्त हो गई है। बेटा आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों, इस डेटा को आप इतना इंपोर्टेंट क्यों मान रहे हो? बेटा मैं इसलिए मान रहा हूं कि आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। लिख लिया, 27 की जगह 39 लिख दिया, 20 की जगह 50 लिख दिया, उनको क्या है, लिख दिया, आपको डेटा याद रखना। उनमें डोडो एक हाल ही में विलुप्त हुआ एनिमल है, ध्यान रखना। कितना शानदार दिखता था, लेकिन अब केवल अपन इसके फोटो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं बेटा। लगभग इतनी जातियां विलुप्त हो चुकी है और लगभग 15,500 से ज्यादा जातियां, लगभग 15,500 से ज्यादा जातियां जो है वह विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। बिल्कुल अब अगर उनका संरक्षण नहीं किया तो वो विलुप्त हो जाएगी। क्या कह रहा है डेटा कि मोर देन 15,500 स्पीसीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब 15,500 से अधिक जातियां विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही है। अगर टाइम पर अपन नहीं जगे, टाइम पर इन जातियों का संरक्षण नहीं किया तो आने वाले कुछ समय के अंदर ये जातियां पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर बात करते हैं अभी लगभग कितनी बायोडायवर्सिटी लॉस हुई है, 12% बर्ड्स लॉस हो चुके हैं, 23% ऑफ मेमल्स जो है वह लॉस हो चुका है उनका, 32% एम्फीबियंस जो है वह लॉस होने के कगार पर है, मतलब एक कगार पर है, मतलब लॉस हुए नहीं है। 12% बर्ड्स जो है वह खत्म होने के कगार पर है, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर और 31% जिम्नोस्पर्म जातियां जो है वह विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। क्लियर है बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगर अपन बात करें बाली टाइगर, बाली टाइगर, जावन टाइगर और कैस्परियन टाइगर, ये इस तरीके के टाइगर दिख रहे थे। अभी अपने पास सिर्फ इनके फोटोग्राफ्स है, कहीं पर भी पृथ्वी के ऊपर ये टाइगर की जो वैरायटीज है आपको देखने को नहीं मिलेगी। द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। जब वर्तमान जाति विलोपन की जो दर है वह लगभग 100 से 1000 गुना अधिक तेज है। ठीक है, यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो अगले 100 वर्ष के भीतर पृथ्वी पर आधी से ज्यादा जातियां जो है वह विलुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्या प्रभाव पड़ेगा अगर पृथ्वी पर जातियां जो है, विविधता जो है वह नष्ट हो जाए, जाति जो है वह खत्म हो जाए, तो बेटा इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? सीधी सी बात है, अगर एक जगह पर डायवर्सिटी ज्यादा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन अगर डायवर्सिटी खत्म हो गई तो क्या होगा? प्लांट का जो प्रोडक्शन है, प्लांट की जो उत्पादकता है, पादपों की जो उत्पादकता है वह क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। पर्यावरण के अंदर चारों तरफ उथल पुथल हो जाएगी, कहीं पर सूखा, कहीं पर ज्यादा पानी, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस सच एज ड्रॉट, पर्यावरण पूर्ण रूप से उथल पुथल जैसे कि सूखा, परितंत्र की पादप उत्पादकता, जल उपभोग तथा पीड़क और रोग चक्रों में व्यापक विविधता देखने को मिलेगी। देयर इज इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल के अंदर कई प्रकार की आपको विविधता देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा।
बेटा क्या रीजन है एक बायोडायवर्सिटी लॉस के या जैव विविधता की ह्रास होने के क्या कारण हैं? तो चार दुष्ट चौकड़ी, जिसको बोलते हैं दुष्ट चौकड़ी या एविल क्वाड्रेट, ये चार रीजन जो होते हैं यह बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? पहला है बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आवासीय क्षति और खंडन। दूसरा जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अति दोहन, एक एक को डिस्कस करेंगे। तीसरा रीजन क्या है बेटा? एलियन स्पीसीज इन्वेजन, विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण। और चौथा रीजन जो है सविलुप्तता या जिसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। इन चारों रीजन को अपन लोग दुष्ट चौकड़ी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? दुष्ट चौकड़ी, दुष्ट चौकड़ी, दुष्ट चौकड़ी नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? एविल क्वाड्रेट, एविल क्वाड्रेट, एविल क्वाड्रेट नाम से भी जानते हैं। एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की, आवासीय क्षति और विखंडन की। बेटा अपन सब जानते हैं कि एक पृथ्वी पर रहने वाली सभी जातियां एक निश्चित आवास के अंदर रहती है। एक पृथ्वी पर रहने वाली सभी जो स्पीसीज है दे आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। आप सब जानते हैं कि औद्योगिकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कई प्रकार के खेत, कई प्रकार के जंगल वो नष्ट हो चुके हैं। तो मुझे ये बताओ बेटा, उस जंगल को जब अपने नष्ट कर दिया, वो अगर जंगल नष्ट हो गया तो वहां पर रहने वाली जो स्पीसीज है वो बेचारी कहां जाएगी? 101% वो क्या होगी? लुप्त हो जाएगी। तो इसी को अपन लोग बोलते हैं आवासीय क्षति या फ्रेगमेंटेशन। अब इसके एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स को अपन पढ़ लेते हैं बेटा। मैं बड़ा कर लेता हूं, एनसीईआरटी से लिया है मैंने पॉइंट, कोई ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं किए हैं क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपके इंपोर्टेंट है। यह जंतुओं और पौधों के विलुप्तीकरण का सबसे प्रमुख कारण है। पहला यही चीज है, यह कैसा है बेटा? एक प्रमुख कारण है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं पहले बात कर लेता हूं, उसके बाद अपन इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे इसको। यह क्या, एक मिनट, पहली चीज तो क्या है बेटा? यह एक सबसे प्रमुख कारण है। कौन सा प्रमुख कारण है बेटा? जातीय विविधता का सबसे प्रमुख कारण है आवासीय क्षति या विखंडन। आवासीय क्षति का सबसे भयानक उदाहरण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से आता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। फिर क्या कह रहा है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे रखा है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। वर्षावन जो कभी पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। अब वो तेजी से क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। बेटा वर्षावन पूरे पृथ्वी के ऊपर लगभग पहले के जमाने के अंदर 14% क्षेत्र को घेरते थे, लेकिन अब ये वर्षावन 14 से कितने हो गए? ओनली 6%। कितना लॉस हुआ है बेटा? वर्षावनों के अंदर 8% का लॉस, 8% की हानि देखने को मिली है, ठीक है। विशेल अमेज़न वर्षावन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। अमेज़न के जो वर्षावन होते हैं इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर बीइंग डिस्टर्ब फास्ट। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लंग ऑफ द प्लेनेट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? लंग ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं। करोड़ों जातियां, अपन ने पहले पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये जो वर्षावन, जो अमेज़न वर्षावन होते हैं, वहां पर पूरे विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। वहां पर करोड़ों जातियां निवास करती है। उसे सोयाबीन की खेती अथवा जानवर के लिए चारागाह में बदलने के लिए काटा और साफ किया जा रहा है। अमेज़न के वर्षावनों को अभी जानवरों को चारा खिलाने के लिए और सोयाबीन की खेती करने के लिए क्या हो रहा है? काटा जा रहा है। तो ठीक है, ये इन सब के कारण क्या हो रहा है बेटा? आवासीय क्षति के, ये सब आवासीय क्षति या हैबिटेट लॉस है। इसके कारण जाति विविधता जो है, डाइवर्सिटी जो है वह खत्म हो रही है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है वह नष्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के अंदर सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। संपूर्ण क्षति के अलावा, मैं बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा,
संपूर्ण क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण कई आवासों का डिग्रेडेशन भी कई जातियों के लिए अस्तित्व का खतरा है। बेटा हैबिटेट लॉस के साथ साथ कई बार क्या होता है, जो अब जैसे देखो ये जंगल के बीच में से अगर रोड निकाल दी, जंगल के बीच में से रोड निकाली तो इसके कारण यहां पर हैबिटेट लॉस हुआ है और साथ ही यहां पर प्रदूषण भी बढ़ेगा। इस प्रदूषण के कारण जो है जैव विविधता क्या होगी, कम होगी। संपूर्ण क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी कई आवासों का डिग्रेडेशन कई जातियों के अस्तित्व के लिए खतरा है। जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दिया जाता है, तब जिन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, प्रभावित स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसकी उनकी आबादी में कमी आती है। क्या कह रहा है, इस पॉइंट को समझना कि अगर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम के तहत, औद्योगिकरण प्रोग्राम के तहत किसी जंगल को काटा जाता है और उस जंगल के कई सारे टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो उस जंगल के टुकड़े करने पर वहां पर कई सारे जंगली जंतुओं के जो रहवासी इलाके होते हैं, जो आवास होते हैं, वह आवास क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, या तो वहां पर रहने वाली जातियां उस जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी या वहीं पर क्या हो जाएगी, मर जाएगी। यही इस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है, ये इस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा बेटा, ये अपन ने स्लाइड कवर अप कर ली। स्लाइड को कवर अप करते चलना आपको। फिर देखो बेटा, दूसरा जो रीजन है, दूसरा रीजन अपन पढ़ते हैं अति दोहन या ओवर एक्सप्लॉइटेशन। बेटा अपन सब जानते हैं कि शुरू से ही जो मनुष्य है अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए, अपने और भी कई सारे शौक आदि को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसाधन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वह अपना भोजन हो, चाहे आवास हो। और अगर अपन मनुष्य जो है, मनुष्य उन संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा, तो क्या होगा, तो वह संसाधन जो है पृथ्वी पर से नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी अपना जो करंट जो टाइम चल रहा है, करंट टाइम के अंदर अपना जो एनर्जी लेवल है वो टोटली अपन डिपेंड कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। आने वाले साल के अंदर पेट्रोल, वी नो दैट कि द पेट्रोल इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, और अगर पेट्रोल के ऊपर अपन ज़्यादा अच्छी तरीके से अपन ने कुछ दूसरा रिसोर्स काम में नहीं लिया तो आने वाले कुछ सालों के अंदर हो सकता है, ये साल 100 साल भी हो सकता है 500 साल लगे, पृथ्वी पर से पेट्रोल जो है वह खत्म हो जाएगा। तो इसके कारण भी क्या होता है बेटा, इसके कारण भी हैबिटेट, इसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। देखना कि मानव, बड़ा करूं क्या, आई थिंक दिख नहीं रहा है, बड़ा कर लेते हैं, कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इधर भी दिखना चाहिए, इधर भी दिखना है अपने। देखो इधर कि मानव हमेशा से भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का अति दोहन शुरू हो जाता है। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन द नीड्स टर्न्स इनटू द ग्रीड, इट टर्न्स टू द ग्रीड, ये 2 बार आ गया है, टर्न्स टू द ग्रीड, when the needs turns to the greed, it leads to the over exploitation of natural resources. पिछले 500 वर्षों में कई जातियां मानव द्वारा अति दोहन के कारण विलुप्त हो गई है। अभी पिछली स्लाइड के अंदर अपन ने पढ़ा था स्टीलर सी काऊ, तो स्टीलर सी काऊ का एक्सटिंक्शन उसके अत्यधिक एक्सप्लॉइटेशन के कारण हुआ है। ज्यादा से ज्यादा अपन ने उसका अति दोहन किया, उसके कारण वह खत्म हो चुकी है। स्टीलर मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 years लाइक स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन वर ड्यू टू दी ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, वर्तमान में दुनिया भर में कई समुद्री मछलियों की आबादी का अत्यधिक शिकार किया जा रहा है, जिसमें कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अभी अगर अपन बात देखें तो अभी वर्तमान समय के अंदर कई प्रकार की जातियों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो आने वाले समय के अंदर क्या होगा, वो जातियां पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये जैसे बेटा कितना प्यारा जानवर था सी काऊ, जिसको बोलते हैं
स्टीलर सी कऊ, ये पैसेंजर पिजन आपने सुना होगा कि कबूतर जो होते हैं पुराने जमाने के अंदर कबूतर एक जगह से दूसरी जगह पर चिट्ठी को लेकर जाते थे, पैसेंजर पैसेंजर पी, ठीक है ना, ध्यान से इसको, ये मतलब कुछ डेटा है एनसीईआरटी ने, बोर नहीं होना बेटा, बोर अगर लगता है ना कि बोर हो गए तो बेटा ये चीजें ध्यान नहीं रहेगी, इसलिए बोर तो वर्ड अपने माइंड के अंदर लाना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो बेटा कि कुछ एग्जाम्पल्स, तीसरा जो है एग्जाम्पल की बात बाद में करेंगे, तीसरा रीजन है विदेशी जातियों के आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण। तीसरा रीजन क्या है बेटा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। बेटा अगर कोई बाहरी जाति एक विशेष जगह पर आ जाती है, सपोज मैंने कहा, थोड़ा बड़ा करते हैं, कि अगर कोई बाहरी जाति जो है, बाहर की जाति अगर आ जाती है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर और वहीं पर रहने लगती है, तो क्या होगा बेटा, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, मैं कह रहा हूं ये कोई रीजन है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा यहां पर, मैं कह रहा हूं यहां पर एक रीजन है, अगर इस रीजन के अंदर कोई एक्जोटिक स्पीसीज आती है तो इस रीजन की जो जातियां होती है उनमें विविधता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होगा, द एलियन स्पीसीज कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज, विदेशी जातियां स्थानीय जातियों में कमी या उनके विलुप्त होने का कारण बनती है, और इसके एनसीईआरटी ने कई सारे एग्जाम्पल्स बुक के अंदर दे रखे हैं। जैसे एक मछली है जिसका नाम है नील पर्च, क्या नाम है, नील पर्च। नील पर्च मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया। ये बेटा एक नील पर्च है, ये आपको जो मछली दिख रही है इस मछली का नाम क्या है बेटा, नील पर्च है। क्या नाम है बेटा, नील पर्च, नील पर्च। इसको कहां डाला गया भैया, बेटा इसको डाला गया समुद्री जो दक्षिण अफ्रीका है उसके पूर्वी अफ्रीका है, उस पूर्वी अफ्रीका के समुद्र में डाला गया। तो झील में रहने वाली सिचलिड मछलियां जो है, ये सब कैसी है बेटा, सिचलिड मछलियां, उसकी लगभग 200 से ज्यादा जातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। सिचलिड मछलियां की जातियां विलुप्त हो गई, किसके कारण, नील पर्च के कारण। द नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया caused extinction of, उस विक्टोरिया झील के अंदर डाला गया था, caused extinction of more than 200 species of cichlid fishes in the lake। ये सब मछलियां कौन सी है, सिचलिड है। ये कौन सी है बेटा, सिचलिड मछलियां है। एक मिनट, सिचलिड मछलियां, ये सिचलिड जो मछलियां हैं वह क्या हो गई बेटा, विलुप्त हो गई। क्योंकि क्या करता था कि ये जो सिचलिड फिश जो थी इनको खा लेती थी, कौन, नील मर्च मछलियां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। कई सारी खरपतवार जातियां जैसे गाजर ग्रास, जिसको अपन लोग बोलते हैं पार्थेनियम, लेंटाना और जलकुंभी ने हमारे देश की जातियों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है। एक खरपतवार है जिसका नाम है कैरेट ग्रास या गाजर घास, इसको बोलते हैं बेटा पार्थेनियम। इसी का क्या नाम है बेटा, पार्थेनियम। ये पार्थेनियम बाहर से लाई गई, ठीक है, बाहर से तो नहीं कह सकते, इन्वेजिव वेड स्पीसीज है, वीड स्पीसीज है, मतलब कह सकते हैं। लेंटाना और जलकुंभी ये सब तीनों बाहर से लाई गई थी, और ये एक खरपतवार है, मतलब वीड है, मतलब अनवांटेड प्लांट है। अगर ये किसी जगह पर ग्रो करते हैं तो वहां की सभी जो भी लोकल जातियां हैं वो क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है। कि इन्वेजिव वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, जिसको अपन लोग पार्थेनियम बोलते हैं, लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ को क्या बोलते हैं बेटा, आइकॉर्निया, कॉज डैमेज टू दी अवर नेटिव स्पीसीज। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल है मत्स्य पालन से रिलेटेड है, या जिसको अपन लोग एक्वाकल्चर कहते हैं, कि इस मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीका की एक कैटफिश थी जिसका नाम था क्लेरियस गैरीपाइनस। क्या नाम था, क्लेरियस गैरीपाइनस, को अवैध रूप से लाने से हमारी नदियों की मूल मछली के लिए खतरा पैदा हो गया। क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझना। इंडिया में, दक्षिण इंडिया में अफ्रीका से एक फिश लाई गई जिसका नाम है कैटफिश या क्लेरियस गैरीपाइनस, ठीक है। इसको यहां पर लाया गया, तो इसने क्या किया, इसने यहां पर जो भी अपनी यहां की मूल कैटफिश थी, ठीक है, उसको खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अपनी यहां की जो मूल कैटफिश है
उसकी जो भी विविधता थी वो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लग गई, खत्म होने लग गई। तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। आगे बात करते हैं को एक्सटिंक्शन की। सविलुप्तता क्या है बेटा, सविलुप्तता। देखना बेटा, अगर मैं कह रहा हूं मैं कोई एक काम कर रहा हूं जिसके लिए मुझे मैं कोई एक बिजनेस कर रहा हूं और उस बिजनेस के लिए मुझे रॉ मटेरियल कोई एक पर्टिकुलर 2 या 3 फर्म्स देती है। आई एम टोटली डिपेंड्स ऑन 2 or 3 फर्म्स फॉर द रॉ मटेरियल्स। इफ दीज फर्म्स आर destroyed due to any reason, what will be the effects? It affects on my business. My business will also be stopped. That is called as co-extinction. When a species become extinct, अगर कोई एक particular जाति विलुप्त हो जाती है, then the species associated with it also extinct. जब कोई एक जाति विलुप्त होता जाती है तो उस पर आधारित दूसरी जाति और पादप जातियां भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे एक परपोषी विलुप्त होता है होस्ट, तो उसके परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। सही बात है, अगर जो परपोषी विलुप्त हो गया तो परजीवी भी विलुप्त हो जाएंगे। सविकसित पादप परागकणी स्वप्रकृता में एक के विलुप्त होने से दूसरे का भी अंत हो जाता। को इवोल्यूशनरी प्लांट पॉलिनेशन अपन ने पढ़ा भी था, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म इको वाला, वो ये जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या क्या रीजन है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है बेटा, देखो जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना जरूरी है, इसके 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रीजंस दे रखे हैं। नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स एंड इथिकल आर्ग्यूमेंट्स। एक एक को डिस्कस करेंगे बेटा आराम से। संरक्षण के क्या रीजंस है। पहला है संकीर्ण उपयोगितावादी तर्क, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। बेटा अपन सब जानते हैं ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर अपन सब जानते हैं कि अपन प्रत्यक्ष रूप से अपने आर्थिक लाभ के लिए संसाधनों के ऊपर, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, बड़ा कर देता हूं, एक एक को देख लेंगे बेटा, एक को इधर कर लेंगे, एक को इधर कर लेंगे फिर, कि ये किसके ऊपर फोकस करता है कि प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ, संसाधनों और तत्काल व्यावहारिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब एक मिनट, ये थोड़ा सा इरेजर ये हटा देता हूं। 3 तरीके के अपन लोग आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का क्यों अपन को संरक्षण करना जरूरी है। उसके अंदर पहला दिया जाता है बेटा, पहला जो है वह ये है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें यह बात का ध्यान रखा जाता है कि अपन प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ, संसाधन और तत्काल व्यवहारिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। वी फोकस ऑन द डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रिसोर्सेज एंड immediate practical use of the biodiversity, so its conservation is necessary. सेकंड पढ़ते हैं बेटा व्यापक उपयोगितावादी तर्क। सेकंड क्या है, व्यापक उपयोगितावादी तर्क, जो क्या कहता है कि दीर्घकालिक पारिस्थितिक सेवाओं, पारिस्थितिक संतुलन और भावी पीढ़ियों पर जोर देते हैं कि आगे फ्यूचर के अंदर अपन को अगर पेट्रोल देखना है तो उसका कंजर्वेशन करना जरूरी है। और जो तीसरा कहता है इथिकल आर्गुमेंट्स, क्या कहता है कि नैतिक जिम्मेदारी है अपनी सभी प्रजातियों के आंतरिक मूल्य और प्रकृति की रक्षा करने के हमारे कर्तव्य पर आधारित है। तो ये बेटा बिल्कुल सिंपल सी 3 चीज बताई है इन्होंने एनसीईआरटी ने, कि रीजन जो है वह बताए हैं क्या क्या रीजन है। एक एक को और आई थिंक स्लाइड के अंदर दे रखा है। नैरोली ह्यूमन ड्राइव्स इकोनॉमिक, ये अपन ने पढ़ दिया है, ड्राइव फ्रॉम प्लांट, ये अपन ने डिस्कस कर लिया, ज्यादा अपन को इसको, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर संरक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। क्या क्या कंजर्वेशन के टाइप्स है बेटा? 2 तरीके का कंजर्वेशन होता है। एक होता है स्व स्थानीय संरक्षण, स्व स्थानीय संरक्षण या जिसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरा होता है बेटा बाह्य स्थानीय संरक्षण या उसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन।
बेटा अगर किसी जीव का संरक्षण करना है तो उसके अगर संरक्षण उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर किया जाए, मतलब कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, उसके प्राकृतिक आवास में ही, मतलब क्या कह रहा हूं बेटा, अगर कंजर्वेशन प्राकृतिक आवास में किया जाए, आवास में संरक्षण किया जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बोलते हैं बेटा? स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बोलेंगे? इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी कृत्रिम रूप से संरक्षित आवास में संरक्षण किया जाए तो उसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय। यह कहां किया जाता है? आउटसाइड दी नेचुरल हैबिटेट इन artificially synthesized habitat. Then what? Then it is called as ex situ conservation. Ex situ conservation. एक एक को अपन डिस्कस करेंगे हालांकि, ठीक है। तो ये आप लोग डायग्राम देख रहे हो, एक शेर है, उसको अगर उसके अपने नेचुरल आवास के अंदर ही, प्राकृतिक आवास के अंदर ही कंजर्व करके रखा है। एक यहां पर देख रहे हो कुछ आपको लेबोरेटरी दिख रही है जिसके अंदर कई सारे पड़े हैं, आगे डिस्कस करेंगे, जम प्लाज कंजर्वेशन वगैरह होते हैं। पहला अपन पढ़ते हैं बेटा स्वस्थानीय संरक्षण। अगर प्राकृतिक रूप से या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के भीतर आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण जिसमें वे पाए गए हैं, द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन दी नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन विच दे अकर, उस जीव के प्राकृतिक आवास में अगर उसका संरक्षण करें तो उसको अपन लोग बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क्स। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना। पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा? राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं सेंचुरीज, अभ्यारण्य। तीसरा बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स या जिसको बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सांस्कृतिक परिदृश्य, ठीक है। कल्चरल लैंडस्केप्स, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स या प्राकृतिक जो स्मारक होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो स्वस्थानीय के कौन कौन से बेटा? एक तो है नेचुरल पार्क, दूसरा है सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, कल्चरल लैंडस्केप, नेचुरल मूवमेंट। पूछ सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है वह है बेटा आपके 14। इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क्स है? इंडिया के अंदर नेशनल पार्क्स है बेटा आपके 90, 19। और इंडिया के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? वो है लगभग 448। क्लियर है बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रिक्टली अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले नेशनल पार्क्स की। नेशनल पार्क्स क्या होता है बेटा? कि वन्य जीवों के कल्याण के लिए सख्ती से आरक्षित जगह जहां निजी स्वामित्व, खेती, चराई आदि प्रतिबंधित होते हैं, उनको अपन लोग बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। जहां पर ना तो कोई खेती होगी, ना भी किसी भी तरह की चराई होती है, ना ही कोई निजी स्वामित्व होता है, ऐसे जो पार्क होते हैं, ऐसी जगह जो होती है उसको अपन लोग नेशनल पार्क कहते हैं। ऐसी जगह को अपन लोग राष्ट्रीय उद्यान नाम से जानते हैं। क्या? स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ वेयर प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग्स आर प्रोहिबिटेड स्ट्रिक्टली। एग्जाम्पल की बात करें, केरल के अंदर है एक एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला। क्लियर है बेटा? आगे की तरफ बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं बेटा अपन लोग सेंचुरी की। सेंचुरीज या अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होते हैं? कि यहां पर केवल जानवरों को सुरक्षा दी जाती है। लकड़ी, लघु वन उत्पादों का संग्रह और निजी स्वामित्व की अनुमति तब तक दी जाती है जब तक कि वे जानवरों का नुकसान न पहुंचाए। अभ्यारण्य के अंदर, सेंचुरी के अंदर जानवरों के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। अगर इस वन के अंदर अपन कोई लकड़ी वाला काम करना चाहें तो अनुमति मिल सकती है, लेकिन एक ही शर्त है कि वहां पर अपन जानवरों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लघु वन अपन इसके अंदर छोटे छोटे फॉरेस्ट बना सकते हैं, या अपन
अपना ओनरशिप भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, क्या, कि वहां पर जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। एग्जाम्पल क्या है बेटा, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहां पे प्रेजेंट है, केरला के अंदर, वो इसका केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इसका उदाहरण है। अगली बात करते हैं बेटा, तीसरा है बेटा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आपने नाम सुना होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहां पर क्या होता है, इट इज द एरिया ऑफ लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। एग्जांपल है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगली बात करते हैं पवित्र वन की, सेक्रेड फॉरेस्ट। सेक्रेड फॉरेस्ट क्या होते हैं बेटा, कई जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि जंगल के अंदर जाते हैं तो उस जंगल के अंदर आपको कुछ क्षेत्र ऐसा दिखाई देता है जो धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़ा होता है। तो उन धार्मिक मान्यताओं वाले क्षेत्र को अपन लोग सेक्रेड ग्रूव्स या पवित्र वन या पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं। जैसे वन के टुकड़े जो धार्मिक मान्यता के आधार पर सामुदायिक रूप से संरक्षित होते हैं, उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेक्रेड ग्रूव्स या पवित्र वन कहते हैं। कई सारे एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा है बेटा, ये एक डायग्राम दिख रहा है, पेड़ है जहां पर नीचे कोई देवताओं के स्तंभ लगे हुए, मूर्तियां लगी हुई है। तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, यहां पर एरिया जो है वह संरक्षित है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एक खासी हिल्स है मेघालय के अंदर, मेघालय में खासी और जयंतिता हिल्स में पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रूव्स इन खासी एंड जयंतिता हिल्स इन मेघालय। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सेक्रेड ग्रुप का एग्जांपल है। ठीक है, सरगुजा, चांदा और बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, वहां पर भी कई तरह के सेक्रेड ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक्स सिटू या ऑफ साइट, उसको कहते थे ऑन साइट, इसको कहेंगे ऑफ साइट कंजर्वेशन। बेटा अगर जिस जगह पर वह ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस जगह पर संरक्षण पॉसिबल नहीं है, उसका संरक्षण पॉसिबल नहीं है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपन लोग उस ऑर्गेनिज्म को वहां से हटाकर दूसरे आवास के अंदर संरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार का जो संरक्षण है वह बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। यह जीवों का उनके प्राकृतिक आवास के बाहर का संरक्षण है। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द एयर हैबिटेट। कई सारे एग्जांपल्स है इसके, जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर्स होते हैं, कई प्रकार के आनुवांशिक संसाधन सेंटर्स होते हैं। जूलॉजिकल पार्क इसका एक एग्जांपल है, जूलॉजिकल पार्क इसका एग्जांपल है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इसका एग्जांपल है। बॉटनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान इसके उदाहरण है। जीन बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, यहाँ पे एक बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन आई थिंक मैंने डाल रखा है, नहीं डाल रखा तो यहीं पे लिख लेता हूं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन बेटा द्रव लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोरेज किया जाता है -194 डिग्री, 94 है 92 जो भी है सेल्सियस के ऊपर, बहुत हाई टेम्परेचर नेगेटिव के अंदर होता है, उसके ऊपर 92, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, देख लेना अभी याद नहीं आ रहा है, मिस हो रहा है, आई थिंक होगा स्लाइड के अंदर आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा हॉट स्पॉट की, या जिनको बोलते हैं बेटा तप्त स्थल। बेटा वे स्थल होते हैं जो जहां पर कह सकते हैं बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, प्रजातियों की बहुत अधिक आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर सबसे अधिक संकट भी उन्हीं को ही है। तो ऐसे जो रीजन होते हैं उनको हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है, कि वे क्षेत्र जहां प्रजातियों की बहुत अधिक समृद्धि, उच्च स्तर की आस्थानिकता, मतलब एंडेमिज्म, एंडेमिज्म जैसे कह सकते हैं, ऐसे समझना है, राजस्थान में ऊंट एंडेमिज्म का एग्जांपल है, वहीं पे लोकल वहीं पे पाई जा रही है। ठीक है, एंडेमिज्म उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं बेटा, एंडेमिक स्पीसीज। मैं हालांकि एंडेमिक स्पीसीज जो उस जगह की लोकल पहचान होता है, लोकल आइडेंटिफिकेशन, लोकल आइडेंटिफिकेशन है वहां का, ऐसे याद रखना है, क्या है, लोकल आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, वे क्षेत्र जहां पर प्रजातियों की बहुत अधिक समृद्धि, उच्च स्तर की आस्थानिकता,
होती है, लेकिन जो सबसे अधिक संकटग्रस्त भी है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? हॉट स्पॉट कहते हैं। आस्थानिकता का मतलब क्या है? प्रजाता केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है, वहीं पर पाई जाए और कहीं पर नहीं पाई जाए। दीज आर द रीजन विथ वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, बट मोस्ट थ्रेटेंड। द रीजन्स आर कॉल्ड एज हॉट स्पॉट। एंड एंडेमिज्म क्या होता है? द स्पीसीज कन्फाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक रीजन। ऐसी जाति जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है उसको एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 34 हॉट स्पॉट्स है। कितने हैं बेटा? 34 पूरे वर्ल्ड की बात करें। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको 3 हॉट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये 3 हॉट स्पॉट इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा वेस्टर्न घाट, एक तो कौन सा है? ध्यान रखना है, वेस्टर्न घाट। दूसरा है बेटा ईस्टर्न हिमालय या घाट के एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका नाम दे रखा है इसका पूरा, श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। दूसरा है इंडो बर्मा, और तीसरा है बेटा हिमालय। ये जो 3 जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत दुनिया में 34 हॉटस्पॉट है। 3 हॉटस्पॉट भारत के जैव क्षेत्र कवर करते हैं, जैसे पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और मेघालय। ठीक है, सभी हॉटस्पॉट मिलकर पृथ्वी के भूभाग का 2% से कम हिस्सा कवर करते हैं। इतने 34 हॉटस्पॉट है, लेकिन पृथ्वी का कितना भूभाग कवर करते हैं? 2% से कम। लेकिन प्रजातियों की समृद्धि जो है सबसे ज्यादा है। ऑल हॉटस्पॉट टुगेदर कवर्स ओनली द 2% रीजन ऑफ अर्थ लैंड एरिया, बट द स्पीसीज रिचनेस इज एक्सट्रीमली हाई। प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट रिड्यूस द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन बाय 3%। हॉटस्पॉट 30%। हॉटस्पॉट के संरक्षण ने चल रही विलुप्त होने के दर को कितना कम कर दिया बेटा? 30% तक कम कर दिया। गवर्नमेंट चाह रही है, पूरा वर्ल्ड जो है लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा हॉटस्पॉट बनाया जाए ताकि उनका संरक्षण हो सके। अगला देखना बेटा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, उसको संरक्षण के लिए कई प्रकार के प्रयास हुए हैं। इस प्रयास के क्रम में एनसीईआरटी ने एक पहला आपका सम्मेलन बताया है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कहां हुआ था? रियो डी जनेरियो के अंदर। कब हुआ था? 1992 के अंदर। अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो के अंदर 1992 के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्थ समिट? द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी और शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। यह जो 3 जो है मेन रीजन थे जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर 1992 के अंदर, उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। जैव विविधता का संरक्षण करना है, जैव विविधता का सतत उपयोग करना है और आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का साझाकरण करना है। एक देश को दूसरे देश को वह इंफॉर्मेशन साझा करनी है। फिर देखो बेटा, 2002 के अंदर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। दूसरा जो है 2002 के अंदर सतत विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें 190 देशों ने जैव विविधता के नुकसान की वर्तमान दर को कम करने का विकल्प लिया। ठीक है, 1992 से लेकर 2002 तक। 1992 के अंदर तो क्या रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ समिट हुआ। 2002 के अंदर क्या हुआ बेटा? वर्ल्ड समिट हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ये बेटा आपका जो चैप्टर है वह खत्म हो चुका है। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के पहले एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद अपन लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।